तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 साइंस, चैप्टर होगा आपका वर्क एंड एनर्जी और एनसीईआरटी से इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बहुत सारी एक्टिविटीज गिवन हैं और उस एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करते हुए हमें बताना है कि किस केस में वर्क डन होगा या नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है आपका कि सीमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। सीमा जो है एक पॉन्ड में स्विम कर रही है। तो फिर अगर सीमा पॉन्ड में स्विम कर रही है तो वाटर को डेफिनेटली डिस्प्लेस कर रही है, हाथों से भी पैरों से भी, और इसे डिस्प्लेस करने के लिए उसे अगर डिस्प्लेस कर रही है तो फोर्स अप्लाइड कर रही है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जहां पे हो, ध्यान रहे इस केस में एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। रीजन मैं बता रहा हूं, जैसे कि अगर वो स्विमिंग कर रही है ना, अगर वो स्विमिंग कर रही है तो वाटर को इस तरह से डिस्प्लेस कर रही होगी, है ना, तो वाटर भी इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड हो रहा है, तो दोनों के बीच एंगल जो होगा वो आपका 0 डिग्री होगा। तो इस केस में ध्यान रहे वर्क डन 0 नहीं होगा। यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल होगा वो आपका 0 डिग्री। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अ डोंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। डोंकी अपने बैक पे कुछ सामान ले जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, देखो आप अपने सर पे कुछ ऑब्जेक्ट को रखे हो या डोंकी ले जा रहा हो, ऐसे केस में, या फिर किसी कार में, किसी ट्रक में कोई भी सामान मूव कर रहा है, तो ऐसे केस में ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। वाई? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल है 90 डिग्री है, और जब दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री हो जाए तो आपका वर्क डन जो होता है वो 0 होता है। क्लियर? ओके, थर्ड पार्ट है इसका, अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल, है ना। विंड मिल जो है वो वाटर लिफ्ट कर रहा है कुएं से, भी आपका ऊपर की तरफ जाएगा। खैर यहाँ पे कोई बकेट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बस सिचुएशन बता रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज आप बगल में डायग्राम देख सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपका फोर्स ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, तो दोनों के बीच जो एंगल है वो आपका 0 डिग्री है, तो यहाँ पे वर्क डन तो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। अच्छा, उससे पहले है फोर्थ पार्ट, अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। अब देखो क्या यहाँ पे कोई फिजिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? फोटोसिंथेसिस में तो फूड प्रिपेयर्ड होते हैं, उसमें कोई फिजिकली मूवमेंट होता है क्या बॉडी में? नहीं। तो ऐसे केस में वर्क डन तो होगा ही नहीं। रीजन? क्योंकि ना तो वहां कोई फोर्स है ना कोई डिस्प्लेसमेंट है। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ, एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। अब देखो ट्रेन मूव कर रही है, तो ट्रेन को मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसका इंजन। यानी डेफिनेटली इंजन उस पर कोई वर्क कर रहा है, एक एनर्जी सप्लाइड कर रहा है, जिसकी वजह से ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है। तो इस केस में तो वर्क डन तो होगा, और वर्क डन आपका इंजन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है फूड ग्रेन आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। अब बहुत इलॉजिकल बात है, आप धूप में किसी चीज को सुखा रहे हो, कोई अनाज को, है ना, ग्रेन्स को, तो इसमें वर्क डन ना तो फोर्स है ना तो वर्क डन है, ठीक है। तो इस केस में वर्क डन 0 होगा। 7th है अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। डेफिनेटली अब यहाँ पे विंड एनर्जी से सेल बोट मूव कर रही है ना, तो डेफिनेटली वर्क तो हुआ, क्योंकि विंड के फ्लो होने की वजह से सेल बोट मूव करेगी उसी डायरेक्शन में जिधर विंड मूव कर रहा है, तो यहाँ पे भी वर्क डन आपका होगा, और वो हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ। अब देखो ये चीजें मुझे अब याद आ गया, क्वेश्चन में एक्चुअल में दिया गया है। क्वेश्चन में ऐसा है कि एक ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो करा, है ना, ऊपर की तरफ किसी पर्टिकुलर एंगल पे, पर्टिकुलर कोई फिक्स एंगल नहीं दिया, चलो फिर भी यहाँ पे बोला है कि सर्टेन एंगल है ना, एंगल को निश्चित कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी एंगल पे फेंको, वो चाहे 45 पे फेंको, 40 डिग्री पे फेंको, 35 पे फेंको, क्या फर्क पड़ता है उस बात से। तो आप जब ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे तो डेफिनेटली एक पॉइंट के एक हाइट तक जाएगा, उसके बाद वो फॉल करना शुरू कर देगा, ठीक है। फाइनली वो उसी जगह पे पहुंच जाएगा, उसी हाइट पे पहुंचेगा जिस हाइट से वो अपने उड़ान भरा था, जिस हाइट से उसे फेंका था हमने। अब अगर उसी हाइट पे आ जाए तो जो h है वो तो 0 हो गया, ग्राउंड से जो हाइट थी वो वही हो गई 0।
तो ऐसे केस में जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा, किसके द्वारा? ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। क्लियर? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब, है ना। अब देखो बैटरी जो है एक लाइट को जला रहा है, बल्ब को जला रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? तो सुनो, बैटरी है और आपको पता है कि जो लाइट है वो करंट से चलेगा, है ना, करंट होगा जब ही वो जलेगा। अब सुनो, बैटरी में केमिकल्स होते हैं और वो केमिकल्स केमिकल रिएक्शन करते हैं, यानी केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन किए तो फिर उससे बना इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और वहाँ से प्रोड्यूस हुआ, है ना, बल्ब में हीट, और हीट कन्वर्ट होता है आपके लाइट एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास 20 kg चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर टू 2 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। अब एक बात समझो कि अगर आपको वेलोसिटी में चेंजेस दिया हो और आपसे वर्क पूछा जा रहा हो तो सिंपली आप काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ वो कैलकुलेट कर लें। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी 5 से 2 मीटर पर सेकेंड हुआ, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? हाफ mv², यानी फाइनल वेलोसिटी 2 है माइनस हाफ m और इनिशियल वेलोसिटी 2, ये है आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रखना कि काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज होगा उतना ही वर्क होता है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या? 1/2 m कॉमन है, 4 हो जाएगा 25, मास आपका 20 है और ये माइनस का 21, माइनस 200 जूल आपकी जो एनर्जी आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, -210 आया, नेगेटिव में आने का मतलब क्या है? तो एक चीज़ सोचो, पहले जो वेलोसिटी थी बॉडी की 5 थी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 2 हो गई। इसका मतलब क्या है कि बॉडी जिधर मूव कर रही है फोर्स उसके अपोजिट में काम कर रहा है, जब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज की बजाय डिक्रीज हो गई। और जब वेलोसिटी डिक्रीज हो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, और अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये जो माइनस बता रहा है ये बता रहा है कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से अपोजिट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ मास ऑफ 10 kg एट अ पॉइंट A ऑन द टेबल, इट इज अ मूव टू अ पॉइंट B इफ द लाइन ज्वाइनिंग A एंड B इज हॉरिजेंटल। अब देखो यहाँ पे हॉरिजेंटल दे दिया और वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल पूछा है ना, हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा है। खुद सोचो कि ये टेबल है, अब इस टेबल पे ये पॉइंट A है और यहाँ पे B है। अब एक बॉडी यहाँ से आप इस बॉडी को ले जा करके यहाँ पे रख रहे हो, है ना, तो इस पे mg तो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड फोर्स। क्या इसमें कोई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? नहीं। तो जब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो यानी हाइट तो सॉरी, है ना, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है। तो इस केस में वर्क डन बाई जो पोटेंशियल होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, पोटेंशियल बोल रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो आपका 0 होगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 6 नंबर, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, डज दिस वायलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? 5। तो सुनना, देखो यहाँ पे दिया है कि अगर किसी हाइट से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रही हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, डेफिनेटली डिक्रीज होती है, लेकिन हाँ ध्यान रखना कि वो एनर्जी कंज्यूम नहीं होती कहीं, वो एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, वो पोटेंशियल एनर्जी जितना डिक्रीज हुआ उतनी ही काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी की बढ़ जाती है। ओवरऑल उस सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व होगा, चाहे वो बॉडी ऊपर की तरफ थ्रो करो या नीचे की तरफ, उसमें हर पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होता है वो कांस्टेंट होता है, ये ध्यान रखेंगे। हाँ ये जरूर है कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और डाउन टू अप अगर मोशन है तो वैसे केस में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, वो चेंज नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर्स व्हेन यू राइडिंग अ बाईसाइकिल। आप जब साइकिल को, है ना, राइड कर रहे हो, बाईसाइकिल को राइड कर रहे हो, देन उस केस में आप पैरों से
पैडल को करा रहे हो, यानी आपकी जो मस्कुलर एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है। 8th है, डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक विद ऑल योर माइट एंड फेल टू मूव इट, वेयर इज द एनर्जी यू स्पेंड गोइंग। तो सुनो मेरी बात, जब आप एक बड़े से स्टोन पे, बड़े से ऑब्जेक्ट पे जिसका मास काफ़ी ज़्यादा है, उस पर आप फोर्स लगाए जा रहे हो, लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। लेकिन आपने एक चीज़ देखा होगा कि आफ्टर सम टाइम आप थक जाते हो, डेफिनेटली आपकी एनर्जी लॉस हुई। अब वो जो एनर्जी है कहाँ गई? न्यूटन्स के थर्ड लॉ से आपने उस पर जितना फोर्स अप्लाइड किया है ना, उस बड़े से पत्थर पे, बड़े से ऑब्जेक्ट पे, हेवी मास पे, वो उतना ही अमाउंट का फोर्स आप पे अप्लाइड किया। आपने क्या करा, उसने जितना फोर्स आपको अप्लाइड किया उसके द्वारा भी एनर्जी आपको दी गई, और उस एनर्जी को बैलेंस करने में आपकी एनर्जी लॉस हुई है। यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ, हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल्स। तो देखो, टोटल जो यूनिट्स कंज्यूम हुआ 250 यूनिट्स। ठीक है, ये कमर्शियल यूनिट होता है, और 1 यूनिट में होता है आपका, ये दिमाग में रखना है आपको, 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि 1 किलोवाट आवर में 3.6 10 टू द पावर 6 जूल एनर्जी होता है। तो इतने यूनिट में आपको पता है, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, किलोवाट आवर में, और इसकी मल्टीप्लाई फिर कर देना आप 3.6 10 टू द पावर 6 से, जो भी है आपका आंसर होगा। क्लियर? ये ध्यान रखेंगे आप कि 1 यूनिट यानी 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स होते हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि 1 यूनिट अगर आपने कंज्यूम करा, इसका मतलब आपने इतनी एनर्जी कंज्यूम कर ली जूल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg is raised to a height of 5 meter above the ground. What is its potential energy? If the object is allowed to find the kinetic energy when it is fall halfway down. अब समझो इस क्वेश्चन को अच्छे से। एक मास है, आपने उसे उठाया, कितनी हाइट पे उठाया? तो मास इंटू जी इंटू एच कर लो। अब क्वेश्चन में ये दिया है कि अगर वो उस हाइट से, है ना, टोटल हाइट का मिड में आ जाए, है ना, हाफ ट्रैवल कर ले, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? डेफिनेटली अगर हाइट आधी हो गई तो उसकी आधी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, और वो जो आधी पोटेंशियल एनर्जी हुई वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? तो कर लोगे आप। 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग राउंड द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे कि अगर कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और सन के चारों तरफ, ठीक है, तो ध्यान रहे ये बॉडी, इस पे एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, लेकिन बॉडी में मूवमेंट इधर की तरफ है, तो दोनों के बीच अगर आप एंगल देखोगे वो कितना है? 90 डिग्री। और जब वर्क डन आपका 90 डिग्री हो, सॉरी एंगल जब दोनों के बीच 90 डिग्री हो, तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो जी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। क्या आप सोच सकते हो कि किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाइड ना हो, उस पर डिस्प्लेसमेंट हो? बिल्कुल। देखो, किसी बॉडी पे अगर फोर्स लगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, डेफिनेटली, मे बी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज, बट चेंजेस तो होंगे, नो डाउट। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एक्सेलरेशन, है ना, यानी फोर्स लगता है तो बॉडी के एक्सेलरेशन में चेंजेस होते हैं, है ना, और एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है आपके वेलोसिटी में चेंज करने के लिए। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि फोर्स लगता है तो बॉडी में एक्सेलरेशन हो। क्या बॉडी विदाउट एक्सेलरेशन के मूव नहीं करती? करती है। अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो डेफिनेटली उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन उस टाइम कोई वर्क उस पर नहीं लग रहा है। क्लियर? तो पॉसिबल तो है, तो ऑप्शन क्वेश्चन जो है आपका इसका हो जाएगा यस, या और होगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रही हो। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, अ पर्सन होल्ड अ बंडल ऑफ ही ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स एंड गेट्स टायर्ड, हैज ही डन सम वर्क और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे बंदे ने फोर्स लगाया अपवर्ड, वहीं ठहरा है, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो
है ना, थका है, नो डाउट, उसकी एनर्जी गई, लेकिन वो एनर्जी गई कहाँ, mg को बैलेंस करने में, तो नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, पावर गिवन है 1500 वॉट एंड टाइम गिवन है 10 आवर। तो कितना एनर्जी कंज्यूम होगा अगर इतने वॉट का जो डिवाइस है वो 10 आवर के लिए यूज किया जा रहा है। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम। तो पावर आपका 1500, टाइम आर में दिया है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो। ठीक है, जूल। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि 1 आवर 1 जूल। क्लियर? टाइम जो मैंने लिया 10 आवर है ना, तो 30 ये हो जाएगा, 10 से 8.2 करना पड़ेगा। क्लियर? क्वेश्चन देखेंगे आप 15, illustrate the law of conservation of energy by discussing the energy changes which occur when we drop pendulum bob to one side and allow to oscillate. Why does the bob eventually comes to rest? What happens to its energy eventually? Is it violation of the law of conservation of energy? तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, समझेंगे इस क्वेश्चन को अच्छे से। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे आप। ये सिंपल एक पेंडुलम है। अब ये पेंडुलम को हमने क्या करा, एक फोर्स दिया और ये इसको ले जाके यहाँ तक छोड़ दिया। ठीक है, एक फोर्स की वजह से, चलो या मैं ऐसे बोल देता हूँ कि इस P से इस पेंडुलम को उठा करके मैं A पे लेके और यहाँ से मैंने छोड़ दिया। तो होगा क्या कि यहाँ पे इसकी जो एनर्जी है वो 0 है। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम है इस पॉइंट पे। अब यहाँ से अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो यहाँ तक आते 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 इसकी यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम। फिर आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ इनर्शिया है ना, इनर्शिया प्रॉपर्टी की वजह से इस P को ये ओवरशूट कर जाएगा और ये पेंडुलम जो है आगे की तरफ मूव कर जाएगा। मान लिया मैंने इस पॉइंट B पे पहुंचा और ये प्रोसेस चल रहा है, लेकिन आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा कि लंबे टाइम तक के बाद अगर आप देखते हो, कुछ देर के बाद देखते हो आप, तो ये फाइनली आपको रेस्ट में मिलेगा। तो इसका मतलब उसकी एनर्जी गई कहाँ? तो देखो जब ये बॉब मूव कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एयर अवेलेबल नहीं है, एयर फ्रिक्शन अवेलेबल है। अब एयर के साथ इसका फ्रिक्शन होता है और जो एनर्जी है वहाँ पे कंज्यूम हो जाती है फ्रिक्शन की केस की वजह से, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने की वजह से। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे। तो वो जो एनर्जी है हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर के एटमॉस्फेयर में चली गई। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि नहीं इस सिस्टम की जो एनर्जी है वो अपने आप गायब हो गई, नहीं, वो एनर्जी एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो गई ड्यू टू फ्रिक्शन। क्लियर? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is moving with the constant velocity v. How much work should be done on the object in order to bring the object to rest? अब देखो आप किसी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाना चाहोगे तो मैंने पहले ही आपको लिखवाया कि वर्क डन जो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ रही होगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाँ mv², हाँ u²। तो ये जो है उसकी इनिशियल एनर्जी, फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जानी है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0। तो इस केस में आपका जो वर्क डन होगा वो हाँ mu² के बराबर होगा। क्लियर? और वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, बस ये माइनस तो ये ही बता रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17, कैलकुलेट द वर्क required to be done to stop a car 1500 kg moving at a velocity 1600 km/h। तो सिंपल सी बात है, यही चीज़ है। देखो इसके लिए आपको अलग से सोचने की जरूरत नहीं है, कितना है ना आपको रोकना है, यानी फाइनल वेलोसिटी आपको 0 करनी है। ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, मास दे रखा है, तो यहाँ से आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपका 18 नंबर,
इन इच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स F is acting on an object of the mass m, the direction of displacement is from west to east shown by the longer arrow. Observe the figure carefully and state whether the work done by the force is negative, positive और zero. तो अब यहाँ पे बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बस इतनी बात दिमाग में रखनी है आपको कि जिस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच यानी दोनों अपोजिट में हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लो ये फोर्स है, ठीक है, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं इसका यूज करूंगा, तो डिस्प्लेसमेंट आपका इधर, फोर्स आपका इधर, तो ऐसे केस में जो वर्क डन होगा वो आपका नेगेटिव होगा। क्लियर? फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो ऐसे केस में जो वर्क डन होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, है ना, यानी दोनों एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर हो तो ऐसे केस में जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। फाइंड द एनर्जी, 19. Sony says that acceleration in an object could be zero even when several forces are acting on it. बिल्कुल, तो देखो सोनी का कहना है कि अगर किसी सिस्टम पे बहुत सारे फोर्स लगे तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो सुनो मेरी बात, अगर मान लो एक बॉडी आपने लिया और इस बॉडी पे 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगे और 5 ही न्यूटन का फोर्स इधर से लगे, तो ऐसा नहीं कि इस बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन इस बॉडी पे जो नेट फोर्स है जीरो है, और नेट फोर्स अगर जीरो हो तो एक्सेलरेशन आपका जीरो होगा। ठीक है, ओके। 20 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वाट ईच। देखो ये क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, फिर पावर आपको दे रखा है तो 4 है ना, तो आपके 4 × 500, टोटल पावर आपका 2000 वाट है। क्लियर? टाइम मेंशन है, तो अभी हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन करा था, है ना, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, आप वहां से कैलकुलेट कर लेंगे। 21 है, अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन द रीचिंग द ग्राउंड, व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो सुनो, जब एक हाइट से, है ना, गिरा, है ना, तो हुआ क्या, आपको साउंड सुनाई दिया होगा, यानी साउंड एनर्जी और साथ में हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। वो काइनेटिक एनर्जी, पहली चीज़ देखो, इस हाइट से ना गिरी तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी और हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज हुआ कंप्लीट। कोई भी अगर डाउट्स आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, डेफिनेटली हम उस पर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।